ठंडी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक छोटा सा छोले पूरी का ठेला लगा है। लंबी लाइन लगी है। लोग हंसते बोलते, रोहन भैया, ये ठंडी में आज तो छोले पूरी में खाकर जो पूरा शरीर में गर्मी ही आ जाती है, एक प्लेट और दे दो। ये कुंदन भैया, ये सब तो आपका प्यार है। और छोले सब्जी लो। हाँ भाई, सही कहा ठंडी में रोहन भाई कि पूरी और सब्जी नहीं खाई तो क्या खाई। लाओ भैया, मेरे लिए एक प्लेट पर प्यार और अचार हरी चटनी भी देना। ठंडी में लोग रोहन के छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा खाया करते थे। ऐसे ही ठंडी के महीने में उसकी काफी अच्छी कमाई हो रही थी। उसे क्या पता था अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन रोहन ने अपने छोले पूरी की ठेला लगा लिया था, जहां गर्मा गर्म पूरी चल रहा था। तभी गांव में एक और आदमी छोले भटूरे का ठेला लेकर आ जाता है, जिसमें लिखा था अनलिमिटेड छोले और पूरी। इस गांव का नहीं था, बाहर किसी गांव से आया हुआ था। उसके ठेला लगाते ही उसके छोले भटूरे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। इसके कारण लोग उसके पास छोले भटूरे खाने जाते हैं। भाई तुम जो भी हो, तुम्हारे छोले और पूरी की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। और ये क्या, हम अनलिमिटेड हैं? काफी ठंडी लग रही है, जल्दी से पूरी खिला दो। जी, जितना मर करे खा सकते हो। और मैं आपको ऐसी छोले और पूरी खिलाऊंगा कि आज आपको ऐसी और कूलर लगा के सोना पड़ेगा। उसके बाद प्रताप उन लोगों को गर्मा गर्म पूरी और सब्जी परोस देता है। अरे वाह भाई, ये छोले कुलचे नहीं, ये तो हीटर है। इसे खाकर लग रहा है अंदर में जैसे आग धधक रही हो। अरे वो भाई, इसे खाकर तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एक प्लेट और पैक कर दो, मैं घर ले जाऊंगा। जी, आप लोगों को पसंद आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी आप लोगों के लिए पैक कर देता हूँ और कल से मैं और ज्यादा बनाऊंगा। प्रताप खुशी खुशी उन लोगों को छोले सब्जी और गर्म गर्म पूरी पैक करके दे देता है। आज पूरा दिन हो जाता है, पर कोई भी रोहन के ठेले पर पूरी खाने नहीं जाते हैं और उसकी पूरी ठंडी हो रही थी। वो 2 गांव में जाके बता देते हैं कि गांव में नया छोले पूरी वाला आया है, जो एक बार में अनलिमिटेड दे रहा है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन प्रताप के ठेला लगाते ही उसके ठेले पर भीड़ आ जाते हैं और उसके छोले पूरी खाने लगते हैं। और इधर रोहन का ठेला पूरा खाली रहने लगता है। उसके ठेले के छोले और पूरी ठंडी बड़ी रहती है, पर कोई भी उसके पास खाने के लिए नहीं आ रहा था। अरे भैया, आजकल खाने नहीं आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, बस वो गांव में एक नया अनलिमिटेड छोले पूरी वाला आया है। सभी लोग उसके पास ही खाने जा रहे हैं। मैं तो बोलूंगा, एक बार तुम भी उसके छोले पूरी खाकर आ जाओ। ये कौन आ गया गांव में? जो भी हो, उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। मेरे धंधे की तो पूरा वाट लगा के रख दिया है, ऐसे में होने नहीं दूंगा। शाम होने को हो रही थी। प्रताप के सारे छोले भटूरे बिक गए थे और रोहन उसे चुप कर देख रहा था। अच्छा, ये है जो गांव का हीरो बना फिर रहा है, ऊपर से छोले पूरी अनलिमिटेड खिला रहा है। ऐसा क्या राज है? प्रताप अपना काम खत्म होते ही वो कहीं जाने लगता है। वह चलते चलते जंगल के पास पहुंच जाता है और वहां पास एक गुफा होती है, जिसके अंदर प्रताप चला जाता है और उसके पीछे पीछे रोहन भी आ गया था। वह दूर से ही उसको देख रहा था। उसके बाद प्रताप उस गुफा के अंदर से एक झोले में कुछ लेकर आता है। अच्छा, तो इसके छोले पूरी का राज गुफा में है। तभी तो मैं सोचो, गांव के सब लोग इसके पास खाने के लिए खींचे कैसे? मेहनत नहीं, इसके पीछे कुछ राज है। प्रताप के जाने के बाद रोहन भी गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन वह गुफा में देखता है कि गुफा तो पूरी तरह से खाली होती है।
ये क्या? गुफा तो पूरी तरह खाली है। वो यहाँ से क्या लेकर गया? मैं अपनी आंखों से देखा था, वो झोला में कुछ तो लेकर जा रहा था। उसके बाद अगले ही सुबह बाजार खुल चुका था। गांव में लोगों की हलचल। सुबह सुबह ही रोहन प्रताप के ठेले पर जाता है कि आखिर वह राज क्या था। मैं कल तुझे देखा था उसे गुफा में जाते हुए, तो मुझे बता दे आखिर क्या राज है। वैसे तू गुफा के अंदर भी क्या होगा, और तुझे कुछ मिला भी नहीं होगा। मैं तो ये नहीं बता सकता आखिर क्या राज है। अगर तू चाहे तो गुफा में जाकर जांच कर सकता है। इसका मतलब तू मुझे राज नहीं बताएगा? देख, मेरे चालू भटूरे खाकर आज तक लोगों को कुछ नहीं हुआ है, उल्टा लोगों को फायदा ही हुआ है। तुम्हें अपना राज नहीं बता सकता। देख, अब मैं क्या कर सकता हूँ? रोहन गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चला जाता है। उसे दिन तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगले दिन सीधे प्रधान के पास जाता है। प्रधान जी एक चाय वाले के पास बैठे हुए थे। रोहन आकर सीधा प्रधान से कहता है, अरे प्रधान जी, गांव में जो नया समोसे वाला है, कुछ तो छोले पूरी में गड़बड़ कर रहा है। अरे क्यों, मैं भी खाई है वैसे, तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगी। कल जब मैं शाम के समय घर की ओर आ रहा था, तब मैं उसे दिखा। पास वाले जंगल में एक गुफा के अंदर गया और झूले में कुछ भर कर लाया। जब मैं उससे पूछा तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, और उसमें क्या था? अरे उसमें जरूर कुछ होगा, इसलिए और चुप चुप के वहां से लेकर आ रहा था। और जब मैंने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। क्या बात कर रहे हो? उसमें कुछ काला जादू या कुछ नशे की चीज तो नहीं मिल रहा है? प्रधान जी, मैं बस कहा है वो कुछ वहां से ले आता है, लेकिन मैं भी पक्का नहीं हूं कि उसमें क्या था। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि संभल के रहिएगा आप लोग। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग बातें करने लगते हैं। अरे भाई, सुना है जो नया छोले भटूरे वाला आया है, प्रताप, तो अपने खाने में कुछ मिलता है। लेकिन भाई उसके छोले पूरी तो इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है कि पूछो ही मत। हाँ भाई, और मैं तो सुना हूं कि वो किसी गुफा में जाता है रात के समय। काला जादू का मामला लग रहा है मुझे तो। मैं तो कल ही छोले भटूरे उसके वहां से खा कर आया हूँ। अरे बाप रे, और मैं नहीं जाने वाला वहां पर। गांव में ऐसे ही सब तरफ बातें फैल जाती है कि जो नया छोले भटूरे वाला प्रताप आया है, वह अपने खाने में कुछ मिलता है। आज प्रताप अपना ठेला लगाया हुआ था। उसके गर्मा गर्म छोले भटूरे की खुशबू फैल रही थी, लेकिन कोई भी उसके वहां खाने के लिए नहीं जा रहा था। आज क्या हो गया? कोई भी मेरे यहाँ खाना क्यों नहीं आ रहे? लगता है और रोहन आया था, वहीं कुछ बोल दिया होगा गांव वालों को। अगले दिन चाय के ठेले पर भाई लोग, ये छोले भटूरे वाले को इस गांव से निकलना पड़ेगा, वरना इसके छोले भटूरे से लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। सही कहा भाई। लोग गांव में एक सभा बुलाते हैं। फिर क्या करना है? प्रधान जी बताएंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने, और सभा में रोहन प्रताप भी आए हुए थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रताप? मुझे तो लगा पहले कि रोहन अपना धंधा बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन अब तो ये बात पूरे गांव में फैल गई है। तो रोहन, सबसे पहले तुम बताओ कि ये सब चीज कैसे शुरू होगा? प्रधान जी, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैंने परसों शाम को देखा, ये प्रताप पास वाले जंगल के गुफा के अंदर गया और कुछ समय बाद उसे गुफा बाहर आया तो उसके हाथ में एक झोला था, पर मुझे नहीं पता उसे झूले में क्या था। रोहन ने अपनी बातें बता दी। प्रधान ने उसकी बातें सुनी और फिर कहने लगे, देखो प्रताप, ये रोहन क्या बोल रहा है? क्या ये बात सच है? क्या तुम अपने खाने में कुछ मिलते हो? प्रधान जी, इसकी कुछ बातें तो सच हैं, लेकिन मैं अपने खाने में कुछ भी नहीं मिलता हूँ। आप गांव वालों से पूछ सकते हो कि आज तक मेरे पूरी सब्जी खाकर किसी की तबीयत खराब हुई हो तो। ऐसे में तुम उसे गुफा से लेट क्या हो? और तुम तो छोले भटूरे अनलिमिटेड खिलाते हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या खजाना है?
देखो प्रताप, अगर तुम्हें इस गांव में अपना धंधा चलाना है तो तुम्हें अपना राज बताना होगा। प्रताप ने इस बारे में कुछ देर सोचा, उसके बाद प्रताप बोलना है। मैं अपना राज तो नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन बात अब मेरी इज्जत पर आ गई है। आप लोग कह रहे हो कि मैं अपने खाने में कुछ चीज या काला जादू कर रहा हूं, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं उसे गुफा में लेकर जाता हूं। फिर क्या था, पूरा गांव वाले प्रताप के साथ जंगल के रास्ते उसे गुफा के अंदर जाते हैं, जहां पर प्रताप एक पोर्टल टाइप का कुछ खोलना है जिसके अंदर होगा वाले घुस जाते हैं और गांव वाले की आंखें खुलती है तो वह देखते हैं कि वह एक जादुई दुनिया में है, जहां सब तरफ खान की ही चीज, खाने के ही पेड़, बड़े बड़े खाने के पहाड़ बने हुए थे। गांव वाले यह सब देखकर उनकी आंखें पहुंच अगर रह जाती है और उनको तो लगता है कि जैसे वह सपने में। ये क्या देख रहा हूं मैं, सपना है या सच? सही में हम तो किसी जादू नगरी में आ गए हैं। यहाँ पर देखो, खाने के सब कुछ है। हाँ, तो खाने के पेड़ भी हैं। वो देखो भाई, जलेबी का एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप। हाँ भाई, वहां देखो, समोसे का पहाड़। हमें माफ कर देना प्रताप, हम लोगों ने तुम पर शक किया, लेकिन तुम्हें यहाँ आने का रास्ता और ये सब दुनिया के बारे में कैसे पता चला? दिन में जंगल के रास्ते आ रहा था, तभी मुझे एक चिराग वहां पर पड़ी मिली। तब मैं उस चिराग को साफ करने लगा, तभी उस चिराग से एक जीन निकला। हाँ, तुमने मुझे आजाद किया। बताओ, तुम्हारी 3 इच्छा मैं पूरी करूंगा। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने से आजाद हो जाओ। तुम अपने मन मर्जी के हिसाब से अपने जीवन जियो। तुम बहुत ही भले आदमी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो जरूर सोना चांदी, अरे ऐसो आराम मांगता, पर तुम ऐसा नहीं हो। उसके बाद उस दिन नहीं मुझे जादुई दुनिया में आने का रास्ता बताया और उसने कहा था कि जिस दिन मैं अपने सिवा किसी और को इस दुनिया में ले आऊंगा, उस दिन से यहाँ के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह सब बात सुनकर प्रधान उनसे खाने लगता है। हमें माफ कर देना प्रताप, हमारी वजह से आज में इतनी सारी परेशानियां, ये सब इस रोहन की वजह से हुआ है। मुझे भी माफ कर देना प्रताप, मैंने कभी तुम्हारा गलत हो ऐसा नहीं चाहा। हाँ प्रधान जी, लगता है ये यहीं से अपने छोले पूरी झूले में लेकर जाता होगा। इसकी वजह से वो इतनी स्वादिष्ट थे। छोले पूरी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है प्रताप। ये जादू हो या ना हो, गांव वाले तो तुम्हारे छोले पूरी जरूर खाएंगे। मैं तो कहूंगा रोहन, तुम एक साथ काम करो। हाँ भाई, तुम दोनों एक साथ काम करो। हम लोग भी दोनों का स्वाद एक जगह पर खाना चाहते हैं। प्रताप नदी सिर हिलाया। उसके बाद गांव वाले फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। हमारी कहानी मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा छोटा सा गांव जगदीशपुर। छोटा पर लोग खाने पीने के शौकीन, मगर यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद थी गपशप और समोसे। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ लोग समोसे, बड़े और मिठाई ना खाते हो। लोग सुबह उठते ही चाय के साथ समोसे खाते हैं। लोग इतना समोसे खाते हैं, मगर मेरी दुकान पर तो मक्खी भी नहीं आ रही है। राजेश भैया, आपकी दुकान के समोसे में वो स्वाद नहीं है जो पड़ोस की दुकान के समोसे और वड़े में है, इसीलिए वहां पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। वाह रे बेटा मेरी बिल्ली, और मुझे से मऊ मेरी दुकान पर काम कर रहा है और तारीफ पड़ोस के दुकानदार की कर रहा है। मैं तो आपको सच बता रहा था। सच बता रहा था? चल जा यहाँ से। उसकी समोसे में स्वाद है तो उसी की दुकान में जाकर काम कर। मेरे यहाँ समोसे तो तू ही बनाता है। मैं किसी और को रख लूंगा जिसके हाथ में स्वाद हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये है गांव के चौराहे पर एक पुरानी दुकान, समोसे और वड़े का, जहां का मालिक राजेश। आओ भैया आओ, और हमारे यहाँ के स्वादिष्ट समोसे और वड़े खाओ। हमारे जैसा स्वाद कहीं नहीं। लेकिन पर सब जानते थे कि सच्चाई यह ना थी। ना तेल अच्छा, समोसा भी बेकार। उसकी दुकान पर कोई भूला भटका व्यक्ति ही खरीदी करने आता था। अरे भैया, थोड़ी सी क्वालिटी सुधार लो तो शायद लोग आने लग जाएं। पहले इतना नुकसान हो गया और नुकसान करने की बात कर रहा है। वैसे मेरे ऊपर कर्ज बढ़ गया है।
सोच ही रहा था कि उसी शाम उसका नसीब मोड़ पर बैठा मिलता है। शहर से एक रहस्यमयी आदमी गांव आया। ये किसकी दुकान है? इसमें तो समोसा बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। तुझे तो जेल जाना पड़ेगा। अरे साहब, मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, मैं हूं अंकुश। तू भी मुझे पहचान नहीं पाया ना? अरे अंकुश, और भाई कैसा चल रहा है तेरा सब कुछ? बड़े दिनों बाद गांव आया। अरे मैं तो बहुत पैसे छाप रहा हूँ और तू भी पैसे छपेगा, इसीलिए ही तो आया हूँ। यह बातें सुनकर राजेश हैरान हो जाता है। ऐसा क्या करना होगा भाई जिससे मेरी कमाई इतनी ज्यादा होगी? आज से तुम जब भी समोसे बनाओ उसमें पाउडर मिला देना और फिर कुछ दिनों तक लोगों को मुफ्त में खिलाना। हैं? ये कैसी बात कर रहे हो? अब लोगों को मुफ्त में समोसे क्यों बांटूंगा? मेरी शादी है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हारा जो कुछ भी खर्चा होगा वो सब कुछ मैं दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम मुझसे पाउडर खुद खरीद कर लोगे। कहते हुए उसने राजेश को एक छोटा पैकेट दिया। राजेश उस पैकेट को हैरानी से देख रहा था। अरे इतने ध्यान से क्या देख रहा है? बस इसमें से थोड़ा सा पाउडर समोसे में मिलाओ और समोसे खाने वाला हवा में उड़ेगा। उसके दिल दिमाग में बम फूटेगा। आखिर क्या भला है? कहीं कोई नशा तो नहीं है? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? ये नशा नहीं, एडिक्शन है। एडिक्शन दोनों में फर्क होता है। और तू मेरा दोस्त है, तुझे मैं गलत काम करवाऊंगी क्या? इतना कहकर राजेश को वह पुड़िया देकर अपने रास्ते चला जाता है। राजेश कुछ देर तक सोचते हुए उसके बाद दो फैसला लेता है। हर रोज रात उसने अकेले ही उसे पाउडर को मिलाकर समोसे बनाने लगता। अगले सुबह जब उसने दुकान खोल, तभी उसका नौकर हेमन आया। राम राम सेठ जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे समोसे ये कहाँ से आए? पड़ोसी की दुकान वाले दे गए। जरा चक्कर बता कैसे? क्यों मजाक कर रहे हो? वो हमारी दुकान पर समोसे क्यों देकर जाएगा? कहते हुए उसने समोसा खाया। पहली बाइट लेते ही उसके मुंह में ऐसा लगा मानो ना जाने क्या जादू हो गया। वाह, ये क्या है? ऐसा लग रहा है दिमाग में आतिशबाजी हो रही है। मजा आया? अब जा, जो लोग खड़े हैं उन्हें खिला कर आ। कहते हुए राजेश ने वो समोसे की प्लेट हेमंत को दे दी। हेमंत ने सभी लोगों को समोसे खिलाए। अरे आज फ्री में समोसे खिला रहे हो सेठ, इतना दिलदार कब से हो गया भाई? आप खा के तो बताओ कैसे हैं? मालिक ने अपने हाथों से बनाए हैं। हेमंत के कहने पर जैसे ही उन लोगों ने समोसे खाए वो लोग भी खुशी से झूमने लगे। अरे वाह भाई, ऐसा लग रहा है दिमाग में घंटियां बज रही हैं। अपनी दो जीवन में पहली बार सब कुछ सही लग रहा है। मैं तो एक और लूंगा। पूरे गांव में जिसने भी समोसे खाए सब लोग खुशी से नाच रहे थे। सबको और समोसे चाहिए थे। हेमंत ये सब देखकर हैरान हो गया। मालिक, सारे समोसे खत्म हो गए। आपने उसमें ऐसा क्या मिलाया था कि लोगों को बहुत पसंद आए? वो तो मेरा सीक्रेट मसाला था। अब आगे आगे देख लोगों को कितना मजा आने वाला है। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। अब लोग सुबह उठते ही उसकी समोसे की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा थी। अरे राजेश भैया, मुझे 10 प्लेट समोसे देना। अरे इतना समोसे क्यों भाई? घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं भैया, मुझे ही खानी है। आपकी समोसे है इतनी अच्छी कि थोड़े से मन नहीं भरता भाई। अरे अच्छे समोसे हैं तो क्या तू पूरी की पूरी खा जाएगा? हैं? हमारे लिए कुछ छोड़ देना भाई। और नहीं तो क्या जादू है ये समोसे? उन लोगों से उनकी बातें सुनने लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था। कल तक तो मक्खी भी नहीं आ रही थी, अचानक ही लोगों की भीड़ कैसे? समोसे में कुछ तो है, मगर क्या? वो हर तरह से पता करने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लोगों को अब उसकी समोसे का नशा हो गया था। लोग काम धंधे पर नहीं जाते थे। सब राजेश की दुकान पर भीड़ लगाकर खड़े रहते। पहले समोसे, फिर दुनिया और उसके काम। हो ना हो, आप मिठाइयों में नशा मिला रहे हैं। नशा नहीं बेटा, बिजनेस स्ट्रेटेजी। देख कितनी भीड़ लगेगी।
लोग अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और दाम अपने मन मुताबिक। उसी दिन से उसने समोसे 10 से सीधा 50 दाम बढ़ा दिए। लोग हैरान हो गए, मगर फिर भी उसकी लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई बस उसी की समोसा खाना चाहता था। दुकानदारों को शक होने लगा उसे पर। हे भगवान, ये क्या, लोग तो हमारी दुकान पर आ ही नहीं रहे। जो देखो बस राजेश के नाम की माला जपे जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, जादू तो ना कर दिया इस रिजेश ने, जो लोग इसकी दुकान पर मक्खी की तरह मंडरा। आप लोगों को बस बातें करना आ रहा है। मेरी दुकान का माल देखो, असली घी का और मसाले का है। झूठ, सच सच बताओ, माजरा क्या है? बस भगवान की मेहरबानी है। कहते हुए वह हंसने लगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि समोसे के अंदर मसाला नहीं बल्कि एक ऐसा नुस्खा है जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर हावी हो रहा है। एक हफ्ते बाद अंकुश वापस आ गया। राजेश उसे देखते ही लपक कर गले मिलने दौड़ा। अरे अंकुश भाई, तुम तो साक्षात भगवान हो। मेरी दुकान तो सोने की खदान बन गई है। देखो यहाँ आकर देखो, कितना माल बिक रहा है। और हाँ, वो पाउडर वो अब खत्म होने वाला है। तुम कितना भी दो, मैं खरीदूंगा। मुझे पता था राजेश, मैंने कहा था ना कि ये नशा नहीं, एडिक्शन है। एडिक्शन हो या नशा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस मेरे लिए ढेर सारा पाउडर लाल दो। अंकुश ने दाम बताया तो राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है? ये तो सोने के दाम से भी ज्यादा है। इतना महंगा पाउडर मैं कैसे खरीदूंगा? यही तो असली खेल है राजेश। ये पाउडर कहीं और नहीं मिलता, और ये तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा दोगे। ये लोग तुम्हारी समोसे के नहीं, इस पाउडर के गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि उसे पता था कि राजेश अब उसके जाल में फंस चुका है। राजेश ने डर से कांपते हुए चारों तरफ देखा। उसकी दुकान पर भीड़ अभी भी लगी हुई थी। मुझे इतनी कमाई का आधा हिस्सा भी मिले तो बहुत है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर महीने कम से कम 2 किलो पाउडर चाहिए। अंकुश को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। उसका लालच उसे एक मीठी लेकिन खतरनाक लत की दलदल में खींच चुका था। उसका नौकर हेमंत ने दूर से यह सब देखा। उसे राजेश और अंकुश की गुप्त मीटिंग पर शक हुआ। रात को जब राजेश सो रहा था तो बचा हुआ पाउडर चुरा लिया और उसे एक लैब में जांच के लिए शहर ले गया। दूसरी तरफ गांव का सरपंच, जो बुद्धिमान तो था ही पर गुस्सैल भी था, वो भी ये सब देख परेशान होने लगा। ये सब क्या हो रहा है? खेत सूखे, दुकानें खाली, लोग पागल हो रहे हैं। समोसे नहीं, महामारी है, इससे बचना होगा। वही तो सरपंच जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने शहर में खबर की है, मेरा बेटा आएगा, वो इस परेशानी की जड़ तक पहुंचेगा। कुछ दिनों बाद उसका बेटा शहर से लौटता है। आयुष MBA पढ़ा लिखा स्मार्ट होशियार लड़का। आयुष, तुम आ गए और मेरी परेशानी को तुम ही दूर करोगे। सरपंच ने अपने बेटे को गांव में घटी सारी घटना बता दी कि एक समोसे वाले के यहाँ लोग इतना समोसा कैसे करें। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी वहाँ के समोसे को लैब में जांच के लिए भेजता हूँ। उनकी बातें सुनकर वहाँ पर राजेश का नौकर हेमंत भी पहुँच जाता है। इसके कोई जरूरत नहीं है सरपंच जी, मैंने पहले ही लैब में उसके समोसे में डालने वाला पाउडर जांच के लिए भेजा था। उसके बाद आयुष ने उसे लैब रिपोर्ट को पढ़ा और वह हैरानी से बोलने लगा। अरे ये क्या, ये समोसा नहीं, ड्रग है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हे भगवान, तभी मैं कहूं कि लोग उसकी समोसे खाने के लिए पागल क्यों हुए जा रहे हैं। हमें लोगों को रोकना होगा। अगली सुबह राजेश, तूने अपने लालच में पूरे गांव के लोगों की जान जोखिम में डाल दी। उसके बाद सरपंच न्यू लैब रिपोर्ट गांव वालों को दिखाइए। हमारे पैसे भी लूटे और हमें नशेड़ी बना दिया। देखकर राजेश डरने लगा। मुझे हाथ मत लगाना, वरना क्या तुझे गांव वाले बहुत मारेंगे? उसके बाद राजेश ने सारी बात बताया
क्यों चाहिए, नशीली दवाई कहाँ से मिली। उसके बाद अंकुश भी वहाँ पर अपना पैसे लेने आया हुआ था। यही आदमी है जिसने मुझे ओ पाउडर लिया था। फिर क्या था, गांव वालों ने अंकुश और राजेश को पकड़कर जेल में डलवा दिया। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस 2 गिलास लस्सी देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखनी थी। क्या ये पाप है? क्या लालच के आगे सच्चाई हार जाएगी? ऐसी तपती दोपहर में जब पूरा गांव अपने अपने घरों में पंखे के नीचे या चारपाई पर लेटकर पसीना पोंछ रहा है, तब भी गांव के बीचों बीच एक जगह ऐसी है जहां भीड़ लगी है, जहां ठंडक है, जहां खुशबू है और जहां उम्मीद है। वो जगह है रामू काका का लस्सी का ढाबा। अरे ओ चिंटू, अरे धीरे भाई, मथनी तोड़ेगा क्या? अरे बेटा, लस्सी बनाना कोई खेल नहीं है, ये तो तपस्या है। इसमें धैर्य चाहिए, ठहराव चाहिए। देख, जब तक मक्खन नहीं निकलता तब तक रुकना नहीं है। काका, पर मुझे तो बहुत प्यास लगी है। सूरज देवता आज तो जैसे दुश्मन हो गए हैं। स्कूल से आते आते मेरा गला सूख गया है। क्या एक गिलास नहीं मिल सकता? बस एक छोटा सा। अरे नादान बच्चे, लस्सी कच्ची है अभी। अगर अब पिया तो पेट में चूहे दौड़ेंगे। ठहर जा, थोड़ी देर ठंडी होने दे। वैसे भी असली मजा तो तब है जब लस्सी के ऊपर मलाई की मोटी परत हो और बीच में मिश्री के दाने चमक रहे हों। रामू काका सुखपुर के सबसे पुराने निवासी हैं। पिछले 40 साल से वो इसी ढाबे पर लस्सी बेच रहे हैं। उनकी लस्सी कोई साधारण लस्सी नहीं थी। लोग कहते थे कि रामू काका की लस्सी में जादू है। गर्मी में पीने से शरीर ठंडा हो जाता है और उदासी में पीने से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी लस्सी की खासियत थी उनकी भैंस गौरी। गौरी आज बहुत खुश लग रही है। देखो कैसे पूंछ हिला रही है। अरे मेरी रानी, तू ही तो मेरी असली पूंजी है। अगर तू दूध नहीं देगी तो मेरी लस्सी का क्या मजा। गौरी को पता है कि आज गर्मी बहुत है, इसलिए उसने आज दूध में थोड़ी ज्यादा मिठास मिलाई है। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। वो रामू काका की परिवार जैसी थी। उनकी कदमों की आवाज से ही पहचान जाती थी। सुखपुर में पिछले 10 साल से इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। काका, क्या सच है कि अगर बारिश नहीं हुई तो गौरी को चारा नहीं मिलेगा? चिंटू बेटा, कुदरत का भरोसा कभी नहीं टूटता। वक्त आता है और वक्त चला जाता है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक मेरे पास गौरी है और मेरे हाथों में ताकत है, सुखपुर के लोगों को प्यासा नहीं रहने दूंगा। रामू काका की बातों में एक अलग ही जादू था। वो कभी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौके का फायदा उठाना चाहते थे। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के विलेन की। अरे ओ रामू, ओ बूढ़े, इधर आ जरा। कहिए सेठ जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? एक गिलास लस्सी लाऊं मुफ्त में, आज मेरी तरफ से। छी, मुझे तुम्हारी ये गवारी लस्सी नहीं पीनी। मुझे तुमसे बात करनी है बिजनेस की। देखो रामू, ये जमीन, ये ढाबा, ये सब कितना पुराना हो गया है। मैं तुम्हें अच्छे दाम दे रहा हूँ। ये जमीन मुझे बेच दो। मैं यहाँ एक बड़ा कोल्ड ड्रिंक्स प्लांट लगाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक्स? सेठ जी, ये गांव है, यहाँ लोग लस्सी और छाछ पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक से पेट खराब होता है और ये केमिकल वाला पानी हमारी जमीन को भी खराब कर देगा। तुम क्या जानो बिजनेस। लोग बदल रहे हैं रामू। बच्चे अब कोका कोला पीना चाहते हैं, लस्सी नहीं। तुम इस जमाने के नहीं रहे। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ले लो और शहर चले जाओ अपनी पोती के पास। सेठ जी, काका कहीं नहीं जाएंगे और हमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए। काका की लस्सी में दूध है, प्यार है। आपकी बोतल में सिर्फ चीनी और पानी है। अरे छोकरे, बड़ों की बात में टांग मत अड़ा। रामू, सोच लो, कल तक मेरा जवाब चाहिए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना, पानी का स्रोत किसके कब्जे में है? भोलू सेठ की बात सुनकर रामू काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। भोलू सेठ ने गांव के मुख्य कुएं पर कब्जा कर लिया था।
अगर वो पानी बंद कर दे तो गौरी प्यासी मर जाएगी और लस्सी बनना बंद हो जाएगी। रामू काका सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने भोलू सेठ का चेहरा और गौरी का प्यासा चेहरा घूम रहा था। 40 साल की मेहनत, गांव वालों का भरोसा, क्या सब मिट्टी में मिल जाएगा? हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस 2 गिलास लस्सी देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखनी थी। क्या ये पाप है? क्या लालच के आगे सच्चाई हार जाएगी? गौरी, तू डर मत। जब तक मेरी सांसें हैं तुझे प्यास नहीं लगने दूंगा, भले ही मुझे खुद प्यासा रहना पड़े। रामू काका ने ठान लिया था कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन अगले दिन सुबह जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अरे कुआं तो सूखा भी नहीं है और फिर भी सेठ जी पानी नहीं दे रहे। ऐसा क्या हो गया सेठ जी को? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो पानी आराम से मिल जाता था, कोई रोक टोक नहीं था। आज अचानक से ऐसा क्यों? और उनका नौकर भी कुआं के पास खड़ा है। सेठ जी ने ऑर्डर दिया है, जब तक रामू काका अपनी जमीन नहीं बेचते तब तक इस कुएं से किसी को पानी नहीं मिलेगा। ये कुआं अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गांव में कोहराम मच गया। अब किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं बचा। उधर रामू काका की दुकान पर लोग जमा हो गए। काका, मेरी माँ कह रही हैं कि घर में पीने को एक बूंद पानी नहीं है। सब कह रहे हैं कि आप जमीन बेच दो काका, सबकी जान बच जाएगी। रामू काका, चिंटू बेटा, अगर मैंने आज झुककर सौदा किया तो कल भोलू सेठ पानी के दाम वसूलेगा, परसों हवा के दाम वसूलेगा। हमें डरना नहीं है, सच्चाई की जीत होती है, बस वक्त लगता है। चिंटू उनकी बात सुनकर समझ गया कि काका अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। उसे गांव वालों को जगाना होगा। चिंटू तुरंत अपने दोस्तों के पास गया। सुनो दोस्तों, अगर काका ने जमीन बेच दी तो हमारी लस्सी खत्म, हीरो खत्म, और फिर भोलू सेठ हमें महंगी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा। क्या हमें वो चाहिए? नहीं, हमें काका की लस्सी चाहिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना होगा। पर पानी कहाँ से लाएं? मुझे याद आया, काका कहते थे कि पुराने समय में गांव के पीछे एक तालाब था जो अब मिट्टी से भर गया है। अगर हम सब मिलकर उसे खोदें तो शायद पानी निकल आए। और गांव वालों और रामू काका गांव के पीछे पुराने तालाब पर पहुंचते हैं। बच्चे और गांव के लोग मिट्टी खोदने लगे। बहुत मेहनत करने के बाद नदी मिल गई। काका देखो, हमने कर दिखाया। बेटा, तुमने सिर्फ पानी नहीं निकाला, तुमने गांव की आत्मविश्वास को जिंदा किया है। खबर हवा की तरह फैली। भोलू सेठ को पता चला कि गांव वालों ने अपना पानी ढूंढ लिया है। वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर वापस आया। अब पूरे गांव में दोबारा से खुशहाली लौट आई। एक दिन रामू काका अपना दुकान चला ही रहे थे कि तभी वहां भोलू सेठ गुस्से में आता है। अरे ओ रामू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम लोगों ने जबरदस्ती गांव में कुआं खोदा, एक बार भी मुझसे पूछा? सेठ जी, ये गांव की जमीन है, यहाँ का पानी गांव का है, कोई एक व्यक्ति इस पर हक नहीं जता सकता, और आपके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग नहीं समझोगे, मैं कोर्ट केस कर दूंगा। सेठ जी, कोर्ट कचहरी छोड़िए, पहले ये पीजिए। मुझे तुम्हारी लस्सी नहीं चाहिए। पीजिए बिना पैसे के, ये दुश्मन की नहीं, इंसान की लस्सी है। रामू काका के तेज के आगे भोलू सेठ टिक नहीं पाया। उसने गिलास थाम लिया, ठंडा गिलास, ऊपर मलाई तैर रही थी। उसने एक घूंट पिया। ये बहुत ठंडी है। ठंडक लस्सी में नहीं सेठ जी, ठंडक रिश्तों में होती है। जब हम बांटते हैं तो ठंडक मिलती है, जब हम छीनते हैं तो आग लगती है। मुझे माफ कर दो काका, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। आज आपने और इन बच्चों ने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत क्या है। आलमपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी।
सूरज ऐसे आग बरसा रहा था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। उसका परिवार गर्मी से बुरी तरह परेशान था। न ठंडा पानी, न पंखा, न कोई साया। रामू दिन भर खेतों में पसीना बहाता, फिर भी परिवार को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती। उसी गांव में रहता था लालचंद सेठ, लालची और चालाक व्यापारी। उसके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, लेकिन दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। लोग कहते थे कि सेठ जी एक सिक्के के लिए अपनी आत्मा भी बेच सकते थे। एक दिन लालचंद सेठ अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा था। तपती दोपहर में उसका घोड़ा थक गया। सेठ ने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुककर आराम करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमती थैली, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, कहीं गिर गई है। सेठ घंटों धूप में थैली ढूंढता रहा। पसीने से तरबतर होकर उसने गांव में घोषणा करवाई। सुनो 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 आलमपुर वालों, लालचंद सेठ जी की सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई है। जो भी उसे ढूंढ कर लाकर देगा उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इस जानलेवा गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और ऑफर का आनंद उठाओ। गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अरे ये लालची हमें मूर्ख समझता है क्या? इस धूप में हम उसकी थैली ढूंढते फिरें, और अगर कोई ढूंढ भी ले तो ये एक सिक्का भी नहीं देगा। सब उसका चाल है। सही कहते हो भाई, अगर मुझे मिल गई तो चुपके से किसी दूसरे शहर भाग जाऊंगा और पूरे सिक्के मेरे। 2 दिन बीत गए लेकिन थैली का कोई अता पता नहीं चला। लालचंद सेठ परेशान होकर घोषणा करने वाले से बोला, ये क्या तमाशा है? मेरी जिंदगी भर की कमाई है वो थैली, खून पसीने की। अगर किसी ने ईमानदारी से लौटाई तो मैं उसे एक सिक्का जरूर दूंगा, लेकिन अगर चालाकी की तो बख्शूंगा नहीं। चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं पूरे गांव में जासूस लगा दूंगा। थैली मिलते ही खबर आ जाएगी। उधर रामू के घर के बाहर उसकी पत्नी सीता अपनी पड़ोसन माया से बातें कर रही थी। माया बहन, इस बार की गर्मी तो जान ले लेगी। घर में पानी की एक बूंद नहीं है। सारे लोग प्यास से तड़प रहे हैं। रामू दिन रात खेतों में जल रहा है, फिर भी बस गुजारा ही होता है। कभी कभी लगता है इस गांव को छोड़कर कहीं चले जाएं। तेरा दिल का दर्द समझती हूँ सीता। मेरे घर की हालत भी यही है। न दिन गुजरता है न रात कटती है। माया के जाने के बाद रामू खेत से लौटा। सीता ने उसे देखते ही कहा, देखो रामू, इस गर्मी में तुम्हें जलते देख मेरा दिल टूट जाता है। मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? कम से कम 2 वक्त अच्छे से खा तो सकेंगे। ठीक कहती हो सीता, आज से मैं अपनी मजदूरी बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतना तो मिलना चाहिए कि परिवार भूखा न सोए। इतने में गांव के ठाकुर रणवीर सिंह रामू के घर पहुंचे। रामू, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। इस गर्मी ने सब सुखा दिया है। तालाब से पानी लाकर मेरे खेत सींचो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम पूरा कर देना। ठाकुर साहब, इस तपिश में तालाब तक पानी लाना आसान नहीं। मेरा शरीर जल जाता है, इसीलिए अब मैंने मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के लिए 2 अशरफियां चाहिए। 2 अशरफियां? पागल हो गया है क्या? एक अशरफी में कई लोग काम करने को तैयार हैं। तू तो लालची निकला। जा, अब भूखा मर। बड़ा आया 2 अशरफियां लेने। ठाकुर ताने मारकर चले गए। रामू उदास हो गया। सीता, देखा, इस गर्मी में हमारा पसीना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। कभी कभी लगता है मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। रामू, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, ताकत है। मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। रामू थोड़ा हौसला लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती हुई थैली पर पड़ी। उसने उठाकर देखा, अंदर सोने के सिक्के भरे थे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतना सोना देखकर उसे पसीना आने लगा। ये सिक्के किसकी जिंदगी भर की मेहनत है। गर्मी में वो आदमी कितना बेचैन होगा। अगर रख लूं तो गरीबी मिट जाए, लेकिन मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। नहीं, ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है। इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। रामू थैली लेकर घर पहुंचा। सीता ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ जी? काम ढूंढने गए थे, इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या बात है, बड़े परेशान भी लग रहे हो। सीता, रास्ते में मुझे ये सोने की थैली मिली है। किसी की जिंदगी भर की कमाई लगती है। मैं इसे इसके मालिक तक पहुंचाऊंगा। पाई हुई चीज वापस तब करोगे ना जब किसी का होगा।
मुझे तो लगता है ईश्वर ने हमें दिया है ये, इससे हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। लेकिन सीता, किसी दूसरे का धन भी तो हो सकता है। ठीक है, 7 दिन इंतजार कर लो। अगर मालिक का पता चल गया तो लौटा देना, वरना ये हमारे हैं। ठीक है, 7 दिन इंतजार करूंगा। उधर लालचंद सेठ अभी भी बेचैन था। उसने घोषणा करने वाले को फिर बुलाया और कहा, इस बार घोषणा करो कि इनाम आधे सिक्के होंगे, लेकिन असल में जब कोई थैली लेकर आएगा तो मैं चोरी का इल्जाम लगाकर एक सिक्का भी नहीं दूंगा। घोषणा फिर से गांव में गूंजी। सुनो सुनो, गांव वाले सुनो। अब जो सेठ जी का थैली ढूंढ कर लौटाएगा उसे आधा सोने के सिक्के मिलेंगे। खबर रामू के कान तक भी पहुंच गई और वो भागता हुआ घर गया। सीता, ये थैली लालचंद सेठ की है। उसने आधे सिक्के इनाम देने की घोषणा की है। मैं ये वापस करने जा रहा हूँ। झूठ, वो लालची सेठ कभी आधे सिक्के नहीं देगा, ये उसकी चाल है। फिर भी मुझे लगता है लौटा देना ही ठीक होगा। देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना फर्ज तो जरूर ही निभाऊंगा। रामू सोने की थैली लेकर लालचंद सेठ के भव्य हवेली वाले घर पहुंच गया। रामू को थैली हाथ में देखते ही सेठ की आंखें चमक उठी। सेठ जी, मेरा नाम रामू है। ये आपकी सोने की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे ज्यों का त्यों आपको लौटाने आया हूँ। लीजिए अपनी अमानत। लालचंद सेठ थैली लेकर तुरंत सिक्के गिनने लगा। उसके चेहरे पर पहले खुशी थी, फिर अचानक चौंक गया। अरे, इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन अब तो सिर्फ 50 ही हैं। रामू, तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया क्या? चलो अच्छा किया, वैसे भी मुझे तुम्हें इनाम। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? जब मुझे थैली मिली थी तब इसमें सिर्फ 50 सिक्के ही थे। मैंने खुद गिने थे, मैंने एक भी सिक्का नहीं छुआ। झूठ बोल रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस गांव का बड़ा व्यापारी हूँ, तुम गरीब किसान हो और मुझे चोर कह रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही फैसला करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है। राजा के दरबार में दोनों पहुंचे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी समझदारी और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। महाराज, मेरी जिंदगी भर की कमाई की थैली खो गई थी। उसमें 100 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा की थी कि लौटाने वाले को आधे सिक्के इनाम मिलेंगे। रामू ने थैली लौटाई, लेकिन उसमें सिर्फ 50 सिक्के बचे थे। मुझे लगता है इसने 50 सिक्के चुरा लिए हैं और अब मुझे बदनाम कर रहा है। महाराज, आप न्याय कीजिए। महाराज, एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे ये थैली कुएं के पास मिली थी। मैंने इसे ज्यों का त्यों सेठ जी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। वे लालचंद सेठ की चालाक नजर और रामू की साफ सुथरी आंखें देख रहे थे। राजा समझ गए कि सेठ झूठ बोल रहा था, लेकिन बिना सबूत के फैसला नहीं दे सकते थे। इस मामले में अभी साफ सबूत नहीं है। मैं पूरी जांच करवाऊंगा। तुम दोनों 2 दिन बाद फिर दरबार में हाजिर होना। तब तक दोनों शांत रहो। 2 दिन बाद फिर दरबार में दोनों को लाया गया। लालचंद सेठ, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? रामू, ये 50 सिक्कों वाली थैली अब तुम अपने पास रख लो। अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका असली मालिक आकर दावा करता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना ये सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे। और सेठ, तुम अपनी 100 सिक्कों वाली असली थैली ढूंढो। हो सकता है ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी ना हो, बल्कि कहीं और गिरी हो। लालचंद सेठ ये सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा। उसका अपना जाल ही उसके गले पड़ा था। वो कुछ बोल नहीं सका और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। रामू, मैंने पहली नजर में ही सेठ का लालच देख लिया था। तुमने ईमानदारी दिखाई है। अब ये 50 सिक्के तुम्हारे हैं, किसी का अधिकार नहीं है उन पर। महाराज, आप बहुत महान हैं। राजा रामू से और भी खुश हुए। उन्होंने रामू को एक और गट्ठर का अतिरिक्त धन और सम्मान दिया। रामू खुशी खुशी घर लौटा। सीता, सुनो तो, राजा ने फैसला सुना दिया। 50 सिक्के मुझे दे दिए और ऊपर से बहुत सारा धन भी। सेठ की चाल उल्टी पड़ गई। ये सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का चमत्कार है रामू। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सीता? लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम सेठ को उसकी थैली वापस कर दो।
उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। झूठ बोलने का नतीजा उसे समझ आ गया होगा। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। तुमने ठीक मेरे मन की बात कह दी। चाहे सेठ ने मेरे साथ गलत किया, हम उसकी तरह नहीं बन सकते। रामू फिर से थैली लेकर सेठ के घर पहुंच गया। अब क्या लेने आया है रामू? सोने के सिक्के तो मिल ही गए तुझे, अब मेरी जान लेने आया है क्या? सेठ जी, मैं आपकी जान नहीं लेने आया, मैं आपकी थैली वापस करने आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई और का धन, ये लीजिए। लालचंद सेठ थैली देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। रामू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। असल में थैली में 50 ही सिक्के थे। मैं तुम्हारे जैसे भले इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, इंसान गलती करता है, लेकिन गलती सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। बस अब आप किसी और के साथ ऐसा मत करना। रामू, तुमने मुझे सिर्फ थैली नहीं, एक नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूं, अब मैं लालच और चालाकी छोड़ दूंगा और हमेशा ईमानदारी से व्यापार करूंगा। और इस तरह एक गरीब किसान की ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल दी। रामू ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो।